जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहां पे करेंटली तुम लोगों को क्लास 11 एंड क्लास 12 की साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बच्चे, आज के सेशन में हम क्या करेंगे, क्लास 12 के सोशियोलॉजी का सेशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे आज के जो हमारी वीडियो लेक्चर होने वाली है उसमें हम स्ट्रक्चरल चेंज के चैप्टर को 30 मिनट्स के अंदर कवर करेंगे। समझ में आया? अगर अभी तक भी तुमने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने के बाद और मैं जो गाइडेंस दूंगी उसे फॉलो करने के बाद आई कैन इंश्योर कि ये चैप्टर जो है वो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और इसके बाद इस चैप्टर को तुम बिल्कुल नहीं भूलोगे। समझ में आया बच्चे? चलो, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल पे, अगर आप न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर देना है एंड सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वो भी कर देना है बच्चे। पिछले जो हमारे वीडियो सेशंस हुए हैं उसमें हम लोगों ने डिफरेंट चैप्टर्स को डिस्कस किया है, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट बुक को कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड बुक को हम उठा रहे हैं आज। एंड अगर आप बुक ओपन करके आपने जो भी नोट्स है उसे ओपन करके बैठोगे तो बच्चे और भी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी फॉर द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, टेलीग्राम को बच्चे आपको ज्वाइन करना है, जहां से आप लोगों को नोट्स मिलेंगे एंड जो भी मैं आपको डिस्कशन में आगे पढ़ाऊंगी, जैसे आज के सेशन में मैं चैप्टर को आपको इंट्रोड्यूस करूंगी, सारी बातें बताऊंगी जो भी इस चैप्टर में बात आपको समझाई जा रही है। उसके बाद देयर विल बी सम क्वेश्चंस व्हिच विल बी अटैच्ड इन द पीपीटी, जिसमें आपको मिलेंगे कुछ असर्शन रीजंस, एमसीक्यूज एंड लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपको रीड आउट करने हैं बाद में। समझ में आया? सो ये करना है। ऑल्सो पीपीटी को भी आपको इंश्योर करना है कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी वो भी आप जाके एक बारी रीड करो। ठीक है, और अगर आप लेक्चर को देख रहे हो, सुन रहे हो, नोट्स बनाते जा रहे हो तो इससे और ज्यादा आपकी हेल्प होगी। ठीक है, समझ में आया? इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, जहां पे आप पर्सनली जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, वो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। साथ ही आपको अपनी सभी मैम से ज्यादा कनेक्शन मिलेगा, आप उनको जान भी पाओगे, है ना? चलो, स्ट्रक्चरल चेंज जो नाम है उसका क्या मतलब होता है वो समझते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज मतलब कोई स्ट्रक्चर है जिसमें चेंज आ रहा है। स्ट्रक्चर मतलब किसी चीज का ढांचा जिसमें चेंज आ रहा है। पर्टिकुलरली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आए। इंडिया जो है बहुत सिंपल कंट्री थी हमारी, है ना? हम लोग बहुत सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जी रहे थे, हमारी प्रॉपर कल्चर थी, हमारे डिफरेंसेस डाइवर्सिटीज थी, है ना? बहुत से लोगों ने इंडिया पे इन्वेजन किया, मुगल्स हो, पोर्टुगीज हो, डिफरेंट पीपल्स ने किया, लेकिन ब्रिटिशर्स का जो इन्वेजन था वो बहुत ज्यादा अलग था। क्यों बच्चे, क्यों अलग था? जो भी अलग हमारे लोग आते थे, डिफरेंट पीपल जो हमारे कंट्री में आते हैं, हम पे रूल करते हैं, तो वो हमारे कंट्री से सिर्फ प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करते हैं। कंट्री से यूं कर लो, जो अनाज वगैरह हमारा हम लोग जो उगा रहे थे उसका कुछ परसेंटेज वो लोग अपना ले रहे थे। ठीक है, दे वर नॉट इंटरफेयरिंग इन आवर सिस्टम, इन आवर कल्चर। ठीक है, बट द ब्रिटिशर्स वेयर सच, जो उन्होंने ग्रेजुअली हमारे कंट्री पे कब्जा किया। ठीक है, बहुत धीरे धीरे उन्होंने कुछ कुछ इंडिपेंडेंस उन्होंने लेने की कोशिश की हमारे कंट्री में। उसके बाद हम देखते हैं क्या, धीरे धीरे उसने ग्रेजुअली कब्जा किया और उसके बाद फिर वो क्या करने लगे, वो हमारे कल्चर में इंटरफेयर करने लगे, मतलब हमें और ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? ताकि हम पे और ज्यादा अच्छे से वो लोग रूल कर पाए, और जितना वेल्थ ब्रिटिशर्स ने हमसे लिया है उतना वेल्थ किसी और इन्वेजन के वजह से हमने नहीं लूज किया है। सो दैट इज हाउ हार्श दे वर। Okay, and this chapter is introducing to not the harshality but also the things which they did. Especially हम दो चीजों के बारे में ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ये दोनों एक ऐसे पिलर्स है जो आपको बताएंगे कि कैसे हमारे सोसाइटी में ब्रॉड चेंजेस आए बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स। कैपिटलिज्म आपने पढ़ा होगा, तो अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर बेसिक इंट्रोडक्शन का मतलब हम समझे तो स्ट्रक्चरल चेंज मतलब ऐसे चेंजेस जो कि लॉन्ग टर्म हमारे सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर में आते हैं। जैसे कि ब्रिटिशर्स के आने की वजह से, यानी जैसे ही हमारे सोसाइटी में वो आते हैं तो उन्होंने बहुत सी ऐसी नई चीजें हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस की जो पहले कभी भी नहीं थी। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन का जो फेज है ये इन्होंने ज्यादा किया। इन्होंने हमारी इकोनॉमी में चेंजेस लाए, ऑक्यूपेशन में, सोशल रिलेशंस और हमारे इंस्टीट्यूशन जैसे हमारे फैमिली, कास्ट और क्लास में भी ये इंटरफेयर करने लग जाते हैं। जैसे कि आपने सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज में देखा ना बच्चे, कि कैसे वो हमारे कास्ट में चेंज ला रहे थे, है ना?
और डिफरेंट पॉलिसीज भी ला रहे थे हमारे ही कंट्री में आके, हमें रूल कर रहे थे, हमारे ही सिस्टम्स में चेंज कर रहे थे, रीशेपिंग कर रहे थे, ये सारी चीजें हमने देखी। सो इन्हें हम थोड़ा गहन रूप से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये देखेंगे कि कैसे इन चेंजेस ने आज तक के मॉडर्न इंडिया को इन्फ्लुएंस करके रखा है बच्चे। जैसे फॉर इंस्टेंस कॉलोनियल रूल की वजह से, कॉलोनियल रूल जो है ये हमारे एजुकेशन पे प्रभाव डालता है, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी माइग्रेशन जो है वो भी इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। दो पिलर्स के बारे में मेनली हम डिस्कस करेंगे जो उन्होंने चेंजेस लाए इन आवर इंडस्ट्रीज एंड इन आवर अर्बनाइजेशन, और इसकी वजह से जो हमारे सोसाइटी में चेंज आए वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। समझ में आया? सो कॉलोनियलिज्म एंड स्ट्रक्चरल चेंज की बात करें तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो है उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए। जैसे उनकी वजह से रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ हमारे कंट्री में पहली बार, ठीक है। उनकी वजह से हम मॉडर्न एजुकेशन पे शिफ्ट हुए, यूनिवर्सल एजुकेशन। पहले हमारी एजुकेशन अलग तरीके से थी, एजुकेशन सिस्टम फुल्ली वाज डिफरेंट, बट इनकी वजह से हम यूनिवर्सल वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ने लगे बच्चे, और आज तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। लीगल सिस्टम्स में चेंजेस आए और आज तक वो लीगल सिस्टम्स हम फॉलो भी करते हैं कहीं ना कहीं। इंडिया जो है ये इंटीग्रेट हुआ विद द वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जो कैपिटलिज्म वेस्टर्न कंट्रीज में और दूसरे डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेड हो रहा था वो हमारे इंडिया में भी स्प्रेड होता है। वो अलग बात है कि कैपिटलिज्म का इम्पैक्ट इंडिया में थोड़ा अलग तरीके से देखने को मिलता है, पर इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई देम, ठीक है। एंड दीज चेंजेस वे मेनली, ये जो चेंजेस वो ला रहे थे ना, वो जैसे रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ, कैपिटलिज्म आना हुआ, मॉडर्न एजुकेशन हुआ, ये सारे एक वेज थे जिससे वो हमारी सोसाइटी को समझ पाए, पढ़ पाए, जान पाए, और हम पे बहुत ज्यादा अच्छे से और स्ट्रांगली हम पे अपना दबदबा बना सके, या यू कहो और ज्यादा स्ट्रांगली हम पे रूल कर पाए, ठीक है। ये वो कोशिश कर रहे थे। तो स्टार्ट करेंगे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से। आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है बच्चे? इसमें होता क्या है, मशीन बेस्ड प्रोडक्शन होने लग जाता है फैक्ट्रीज में। यानी कि फैक्ट्रीज में पहले लोग काम किया करते थे, लेबर्स की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब क्या हुआ, मशीन ने लेबर्स को रिप्लेस मारा इन दी इंडस्ट्रियलाइजेशन। समझ में आया? कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आपने सुना कि मशीन का इंट्रोडक्शन होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वेस्ट कंट्रीज को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है ना। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बूम पे चला जाता है एंड दे स्टार्ट टू डू इन्वेस्टमेंट, जिससे कैपिटलिज्म आता है, तो बहुत ज्यादा वो लोग कमाते हैं, बहुत ज्यादा रिच हो जाते हैं वो जिनके पास क्या था, पूंजी था, ओके, कैपिटल था। नेचर, अब हम इंडिया की पर्टिकुलरली बात करें ना बच्चे, इंडिया की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो इंडिया का जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। एंड ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो भी अनइवन था, लिमिटेड था, ओके। सर्व द कॉलोनियल रूल्स, यानी कि जो कॉलोनियल रूल्स थे वही सर्व किया जा रहा था। एक्सपोर्टर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स। यानी कि इंडिया क्या बना, जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है तो इंडिया में हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे थे, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल्स, यानी कि ब्रिटिशर्स हमसे रॉ मटेरियल्स खरीद रहे थे, अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे थे एंड उसे सस्ते दामों में हम ही बेच रहे थे, है ना। तो प्रॉफिट किसका हो रहा था, ब्रिटिशर्स का हो रहा था। हमसे तो वो खरीद के जा रहे थे ना, तो हमारा कुछ उतना भला नहीं हुआ जितना हमारा नुकसान हुआ, बिकॉज क्योंकि वो मैन्युफैक्चर्ड गुड ला रहे थे और उनका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जो दाम है वो सस्ता था, समाज में उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, वही सस्ती चीजें लोग खरीदने लगे, हमारा ही रॉ मटेरियल्स आप लेके जाते हो और हमारे ही कंट्री में आप लाके वो ही कपड़े बेच रहे हो, हमारा नुकसान हुआ, हम क्या हो गए, डी इंडस्ट्रियलाइज हो गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंडिया पे सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि हम डी इंडस्ट्रियलाइज हो जाते हैं, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज, यानी कि जो हम हाथों से बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट्स जो हमारे थे, ठीक है, वो डिक्लाइन हो गए क्योंकि हमारे जो थे वो कॉस्टली थे, क्योंकि हमारे बहुत बढ़िया थे, ठीक है। तो कॉस्टली तो ऑफ कोर्स होंगे, पर वो मशीन से बना के सस्ते में बेच रहे थे, मार्केट को उन्होंने कब्जा कर लिया एंड उसके बाद हमारा क्या हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जहां पे उनके चीप ब्रिटिश गुड्स जीत गए एंड अनफेयर कॉलोनियल जो पॉलिसीज थी वो भी जीती, एंड हमारे पे इफेक्ट क्या पड़ा, हमारे जो आर्टिशंस है उनका क्या बोलते हैं, रोजगार छीन गया, है ना। फोर्स्ड माइग्रेशन, अब उन्होंने देखा कि भाई अब तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें जाना पड़ेगा कहीं और काम ढूंढने। तो जैसे ही वो देखते हैं कि भाई ये तो गया, तब हम एग्रीकल्चर में वापस जाते हैं, तो वो एग्रीकल्चर में चले गए। अब एग्रीकल्चर में ही उन्हें अपॉर्चुनिटीज दिखे, लेकिन इससे क्या हुआ, गरीबी ज्यादा बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट फैलने लगा। तो दिस इज हाउ जो हमारा इंडिया है उसने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को फेस किया बिकॉज ऑफ दिस
इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरे कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा बूम मिला, प्रॉफिट मिला, क्या क्या नहीं मिला, पर हमारे कंट्री पे इसका जो इफेक्ट है वो अनइवन, अनइक्वल रहा। ठीक है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बात करें तो कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, माइल्स एंड रेलवेज, ये हमने देखा, बट लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट। हमने देखा कि हमारे कंट्री में कुछ चीजें आई, जैसे कि कॉटन, टेक्सटाइल्स, जूट मिल्स, रेलवेज का इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, लेकिन पुअर वर्किंग कंडीशंस में, मतलब सस्ते में हमारे लेबर्स को यूज किया जाता है, हमें पोवर्टी में ही हम लोग चले गए, हमें ढकेल दिया गया, एंड ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस किए। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को फर्दर अगर हम डिस्कस करें तो हमने देखा कि वर्किंग क्लास का इमर्जेंस होता है, फैक्ट्री बेस्ड टाउन्स आ जाते हैं, लेबर्स एक्सप्लॉइट होते हैं फर्दर, क्योंकि हम देख रहे थे ना, आपने टी प्लांटेशन वगैरह का एग्जाम्पल पढ़ा, जहां पे आपने देखा कि कैसे लेबर्स को फोर्स किया जा रहा था एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाके वहां पे काम करने के लिए, है ना। सो लेबर्स का वहां पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, उनको बहुत खराब कंडीशन में काम कराया जा रहा था, वाइल द अदर पीपल्स, द प्लांटर्स, वेल एंजॉइंग, है ना। हमने पढ़ा था प्लांटर्स का एग्जाम्पल एंड किसका एग्जाम्पल, लेबर्स का कंडीशन। इन दोनों की कंडीशंस को हमने कंपेयर किया, हमने समझा कि क्या डिफरेंस था, है ना। वर्किंग ऑफ जो वर्किंग क्लास थे वो तो इमर्ज हुए, लेकिन फैक्ट्री बेस्ड टाउन्स भी इमर्ज हो रहे थे, लेबर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। अब रूरल गांव में देखते हैं कि जो लोग थे वो अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उन्होंने देखा कि भाई अब एग्रीकल्चर में उतना ज्यादा नहीं हो रहा है हमारे से अर्निंग, तो हम जाते हैं शहरों में नई नई शहर इमर्ज हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां पे कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज हो। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग शहर में आते हैं। पहले वो अपने हैंडीक्राफ्ट्स पे काम कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट्स डिक्लाइन होता है तो वो वापस खेती बाड़ी में चले जाते हैं, खेती बाड़ी में भी उनका ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो अब वो क्या करते हैं, शहरों की तरफ मूव करते हैं। कुछ शहर थे जो कि बहुत ज्यादा बूम कर रहे थे, क्यों वो बूम कर रहे थे वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारे अर्बन सेंटर्स थे, ब्रिटिश के आने की वजह से हमारा जो टेक्सटाइल्स है वो एकदम क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया, डिक्लाइन हो गया। हमारे पोर्ट्स लाइक सूरत, नॉट सूरत, हमारा पोर्ट्स डिक्लाइन हुआ, जैसे कि हमने देखा कौन सा था, मसूलीपट्टनम था, है ना। सो दोज पोर्ट्स वेर डिस्ट्रॉयड। हम आगे थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे पोर्ट्स थे वो डिक्लाइन हुए, और इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने अलग जगहों पे, जैसे उन्हें दिख रहा था कि कौन सा एरिया है जो ब्रिटिश को इंडिया से कनेक्ट करेगा और वहां से ट्रेडिंग फैसिलिटेट होगी, तो उस तरीके से, उस टैक्टिक्स के थ्रू उन सिटीज पे, उन स्टेट्स पे वो ज्यादा काम कर रहे थे, उन प्रोविंसेस पे वो ज्यादा काम कर रहे थे, एंड दैट्स हाउ दे वर वर्किंग। सो अर्बनाइजेशन, अगर सिंपल वर्ड में बोले तो अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि लोग जो है वो शहरों पर मूव करना शुरू करते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स। हम देखते हैं कि अर्बन सेंटर्स जो थे सूरत और ढाका, ये सेंटर्स बनते हैं ट्रेड एंड क्राफ्ट के, यानी कि वहां पे ट्रेड होने लग जाता है, क्राफ्ट होने लग जाता है बाय द ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस की वजह से। डिक्लाइन ऑफ ओल्ड सिटीज, जो हमारे ओल्ड सिटीज हैं, जैसे मैंने बोला अभी मसूलीपट्टनम का, वो डिक्लाइन हुआ, क्यों, बिकॉज हैंडीक्राफ्ट जो था वो अब कोई नहीं खरीद रहा था, रॉयल पैट्रनेज भी हमें नहीं मिल रहा था। ठीक है, एंड शिफ्ट हो गया ऑफ ट्रेड फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल, यानी कि अब ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल ले लिया था ट्रेड का, हमें बहुत ग्रेट कंपटीशन उन्होंने दिया, जिसकी वजह से हम ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। ग्रोथ ऑफ न्यू कॉलोनियल सिटीज की बात करें तो हमने देखा कि जैसे मैंने बताया आपको, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां पे ये मान लो इंडिया है, तो वो सोच रहे थे कि इंडिया जो है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, ब्रिटेन से ये जो हमारे सामान है वो आराम से ट्रेड हो पाए, ऐसे एरियाज को वो तलाश रहे थे। ठीक है, तो वो बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, ये ऐसे हमारे शहर थे, ऐसे हमारे सिटीज थे जो कि बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे विद वाटर, एंड दे कैन डू द चीप सप्लाई ऑफ देयर आइटम्स। सो इसलिए इन एरियाज पे वो काम करते हैं, इसे डेवलप करते हैं, एंड दिस लैटर बिकेम द वेरी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। पोर्ट बेस्ड सिटीज बनती हैं, एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है फर्दर, यही जो है वो फर्दर शहर बनते हैं, जहाँ पे लोग जो है वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में जो लोग थे वो यहाँ पे देख रहे थे कि सिटीज का इमर्जेंस हो रहा है, तो शायद जॉब यहाँ पे होगी, तो इसलिए लोग जो है वो यहाँ से आते हैं कहाँ, इन्हीं सिटीज पे, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास जैसी सिटीज पे वो जा रहे थे इन सर्च ऑफ जॉब्स। समझ में आया। लिंक बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे ही मशीन्स का इंट्रोडक्शन होता है, लोग क्या करने लग जाते हैं, देयर इज व्हाट, इंडस्ट्रीज जो है वो प्रमोट करता है सिटी के ग्रोथ में। ठीक है, सिटीज जो है वो सप्लाई करती है लेबर को, एंड इससे इंक्रीज होता है माइग्रेशन। तो आपको यही बताया जा रहा है कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। जैसे ही फैक्ट्रीज में मशीन का इंट्रोडक्शन होता है, तो अब क्या होने लग जाता है, सिटीज का ग्रोथ होने लग जाता है ना बच्चे, जॉब्स इमर्ज होने लग जाते हैं, सिटीज का ग्रोथ होता है।
जैसे मैंने बताया आपको, आपका कोई शहर है जहाँ पे मशीन्स जहाँ पे फैक्ट्रीज थी, लोग काम कर रहे थे, लेकिन मशीन्स का इंट्रोडक्शन होता है तो लोगों के पास पैसा था, उन्होंने मशीन्स खरीदना शुरू कर दिया, है ना। तो अब देखा हमने कि मशीन्स का इंट्रोडक्शन होता है जिससे प्रोडक्शन जो है, प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा वो लोग कमाने लग जाते हैं, प्रॉफिट जो जनरेशन है वो ज्यादा बढ़ने लग जाता है, जिससे जो शहर है वो डेवलप होने लग जाते हैं, लोग जो है वो रिच बनने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट एंड बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस एक्सेट्रा। ठीक है, सो इंडस्ट्रीज प्रमोट करने लगी सिटी के ग्रोथ को, यानी कि इंडस्ट्रीज जो है इनका सेटअप होता है तो फिर सिटी इमर्ज होने लग जाती है। सिटी सप्लाई करती है लेबर को, लेबर कहाँ से आते हैं, बिकॉज जो गांव के लोग हैं वो शहर में आए हुए होते हैं तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट हम देते हैं। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन की बात करें, सो ग्रोथ ऑफ जो हमारे वर्किंग एंड मिडिल क्लास है उनका इमर्जेंस देखने को मिलता है, यानी कि जो लोग एग्रीकल्चर से उठ के यहाँ पे, यानी कि विलेज से उठ के यहाँ पे शहरों में आए थे वर्किंग करने के लिए, तो उनके आने की वजह से जो हमारी वर्किंग एंड मिडिल क्लास है उनका इमर्जेंस होता है। वीकनिंग ऑफ ट्रेडिशनल टाइज, अब जो शहर में लोग आते हैं तो वो अलग चीजें फेस करते हैं। क्या फेस करते हैं बच्चे? मान लो आप पहले आप क्राफ्ट बनाते थे, अब आपको ब्रिटिशर्स से कंपटीशन हुआ तो आप नहीं सस्टेन कर पाए तो आप खेती में चले गए, खेती में भी आपको ज्यादा नहीं मिला तो आप आते हो अर्बन सेंटर्स में, अर्बन सिटीज में इन सर्च ऑफ जॉब्स, तो अब जॉब आपको मिल भी जाता है। ठीक है, आप वर्किंग मेंबर बन जाते हो, वर्किंग क्लास के मेंबर बन जाते हो, लेकिन फिर आप देखोगे कि आपके ट्रेडिशनल टाइज किधर है, समाज में चेंजेस आए ना। क्या चेंजेस आया? आपका लाइफ जो है वो पहले जैसा नहीं हुआ है, आप एलियनेट हो गए, यानी कि आप सोसाइटी के जो से गांव में हम क्या करते हैं, हमारी कम्युनिटी होती है, हमारे ट्रेडिशनल रिलेशंस होते हैं, वो सब टूट जाते हैं, है ना। ये सारी चीजें शहरों में नहीं होती, आपको बस दिन रात काम ही करना होता है, टाइम मशीन्स की तरह, इजंट इट। हाउसिंग शॉर्टेज हो गया, स्लम्स एरिया का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे लोग, सारे के सारे लोग उठ के यहीं पे आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, स्लम्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एनोनिमिटी बढ़ जाती है, इंडिविजुअलिज्म का फैक्टर आता है, सो माइग्रेशन एंड सोशल चेंजेस, पोवर्टी देखने को मिलता है, जॉब लॉस। अब बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है ना, तो किनको जॉब मिलेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, जॉब लॉस होता है, पोवर्टी की प्रॉब्लम होती है। माइग्रेशन से फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज आता है बच्चे, फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना। हम देख रहे हैं कि जो मेंस है वो अपने जॉब के लिए वो क्या आ रहे हैं, वो गांव को छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, तो फैमिली का स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहा है ना। अब जो मान लो अगर कोई यंग लड़का था वो अपने घर को छोड़ के यहाँ पे शहर में आता है, जॉब ढूंढता है, तो अपनी शादी वादी यहीं पे कर लिया, उसकी फैमिली यहीं पे रह गई और उसके मॉम डैड वहीं पे रह गए, तो ये क्या हुआ, फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, इजंट इट। जेंडर रोल्स भी चेंज हुए। अब मान लो कि कोई हस्बैंड है, मतलब मान लो कि किसी की शादी यहाँ पे हो रखी है, फिर वो शहर में जाता है काम करने के लिए, तो घर में वुमेन्स जो होती है उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, अगर उसका खेत है तो उसी को काम करना पड़ेगा खेत में, खेत नहीं है मान लो तो बच्चे हैं, तो जो हस्बैंड पैसे भेज रहा है उससे तो नहीं होगा, तो वो भी काम करना शुरू कर देती है, तो जेंडर रोल्स में चेंजेस आते हैं। अर्बन पॉपुलेशन पैटर्न चेंज होता है ना, तो ये सारे तमाम तरीके की चीजें आते हैं। ठीक है, एजुकेशनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज की बात करें तो मॉडर्न एजुकेशन आप देख लो, इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश, है ना। मॉडर्न एजुकेशन जो हम आजकल की बात कर रहे हैं, जो भी हम स्टडीज पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो वो उनके ही द्वारा, जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ ही रहे हो, या पॉलिटिकल साइंस नहीं, आप दूसरे और भी सब्जेक्ट्स आप जब पढ़ते हो एसएसटीज वगैरह की, चाहे जैसे पॉलिटिकल साइंस आपका होगा, आपका इकोनॉमिक्स है, आपका सिविक्स है ना। सो ये सारी जो सब्जेक्ट्स रही हैं आपकी, और आप आगे भी पढ़ोगे, बहुत से जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं अबाउट द फ्रीडम, अबाउट द लिबर्टी, अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी जो हमारी चीजें हैं ना बच्चे, ये कहाँ से आई हैं, ये इन्हीं ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारा डेराइव किया गया है या इंट्रोड्यूस किया गया है। क्रिएटेड न्यू मिडिल क्लास, इनकी वजह से एक मिडिल क्लास का इमर्जेंस होता है ना, स्प्रेड होता है, डिफरेंट आइडियाज, रिफॉर्म्स आते हैं हमारे सोसाइटी में, तो उन्होंने, इनकी वजह से हमारे सोसाइटी में बहुत से चेंजेस आए, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, है ना। एंड अभी हम जो देख रहे हैं कि इंग्लिश का वर्ड हम यूज कर रहे हैं, डिफरेंट शॉप्स अगर आप देखोगे तो हर जगह या मोस्ट ऑफ द शॉप्स पे अंग्रेजी में नाम लिखा होता है दुकान का। ठीक है, तो क्यों लिखा है, ये अंग्रेजी अपने आप में ही एक एग्जाम्पल है ब्रिटिशर्स का, कितना इन्फ्लुएंस है आज भी इंडिया पे। ठीक है, तो एक तरीके से आपका बुक यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज, यानी कि समाज में और क्या चेंजेस आए, तो जैसे मैंने बताया आपका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, क्लास में सिस्टम में चेंजेस आता है ना। अब कास्ट पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता था, अब क्लास भी आ गया हमारे कंट्री में, है ना, कौन रिच क्लास का है, मिडिल क्लास है, लोअर कास्ट है, तो वो सारी क्लास है, ये सारी चीजें आ गई। एक्सपेंशन होता है मार्केट इकोनॉमी का, इंक्रीज सोशल मोबिलिटी, सो ये सारी चीजें हमारे कंट्री में
इंट्रोड्यूस होती हैं एक तरीके से। सो स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडिया की बात करें तो ये शेप्ड हुआ है बाय कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या होता है बच्चे, जहाँ पे एक कंट्री दूसरे कंट्री पे क्या करती है, रूल करती है। पॉलिटिकली आप कंट्रोल कर रहे हो, इकोनॉमिकली कंट्रोल कर रहे हो, सोशली आप कंट्रोल कर रहे हो। पॉलिटिकली वो कंट्रोल कर रहे थे बाय मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज, इकोनॉमिकली वो कंट्रोल कर रहे थे बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, एंड सोशली वो कैसे चेंजेस ला रहे थे बाय द रिफॉर्म्स, बाय रीडिंग द कास्ट सिस्टम एंड द क्लास सिस्टम। समझ में आया? तो दिस इज हाउ कॉलोनियलिज्म दे वर डूइंग। समझ में आ रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने पढ़ा, अर्बनाइजेशन हमने देखा, और डीप तरीके से हमने समझने की कोशिश की कि कैसे इनकी जो चेंजेस हैं, इन्होंने जो भी चेंजेस लाए उससे कैसे हमारे समाज पे इफेक्ट पड़ा, हमारे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा, और कैसे इनइक्वालिटीज भी आता है। समझ में आया यहाँ तक? तो आपको चैप्टर का एक बहुत ही डीप सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई होप मिल गया होगा, है ना? सो अब देखो, इस इमेज में आपको वह यही सारी चीजें एक्सप्लेन की जा रही है कि मीनिंग क्या है स्ट्रक्चरल चेंज का। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज का मीनिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म चेंजेस जो हमारी इकोनॉमी, ऑक्यूपेशन, सोशल रिलेशंस और फैमिली, कास्ट, क्लासेस, ये सभी में आते हैं बच्चे, ब्रिटिशर्स की वजह से। ठीक है, कॉलोनियलिज्म के बारे में इस चैप्टर में क्या है, कॉलोनियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी माइग्रेशन, ये सारे हमारे ऐसे फील्ड्स है जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने चेंजेस लाए हैं, है ना? आज भी आप देखोगे कि उनका इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा हमारे सोसाइटी पे प्रिवेल करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, एजुकेशन, इन सभी में हमने बात किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे कंट्री पे देखने को मिलता है। सो एवरीथिंग वी डिस्कस जस्ट नाउ, एंड आई वांट यू एवरीवन टू रीड दिस पीपीटी, टू गो थ्रू दिस इमेज एंड फर्दर। अगर आपको लगता है कि आपने फुल चैप्टर प्लेलिस्ट भी नहीं देखा है तो आप वो भी जाके देख सकते हो, जहाँ पे लाइन बाय लाइन मैंने आपको डिटेल में चैप्टर कंप्लीट करा है, विद इन 1 आवर 40 मिनट्स ऐसे कुछ करके है बच्चे। सो अगर आप चाहते हो कि आप फुल चैप्टर अच्छे से समझ के जाओ तो आप ये लेक्चर भी देख सकते हो इन दैट केस। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया बच्चे तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन करना है मुझे, सो दैट आप अपने डाउट्स को फर्दर क्लियर अप करा सको। पीपीटी में फर्दर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें आप रीड आउट करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन से जगह से क्वेश्चन बार बार इमर्ज हो रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस भी करना है। समझ में आया? दिस पीपीटी you will get in the telegram itself. So I hope अब ये चैप्टर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड वंस अगेन आप इस चैप्टर को इस पूरे पीपीटी को रीड करिए, जिसमें जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपको दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को रीड करिए। फर्दर अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बच्चे, एंड अभी तक आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चे कि आपका रिवीजन अच्छे से हुआ कि नहीं, आपको सेशन हेल्प करा है कि नहीं। एंड सेशन चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो वो भी करना है बच्चे। ठीक है, चलिए, so we'll meet once again in the next chapter which is cultural change. ठीक है, till then everyone take care,